हफ्ते के आखिरी दिन दुनिया भर के बाजारों से है सुस्ती के संकेत और भारतीय बाजारों में कल की निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के बाद आज कैसा रहेगा कारोबार और नतीजों के लिए आज है अब तक का सबसे बड़ा और बिजी दिन। तो रहेगा फोकस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, आशा करते हैं कि हमारी रेड शेड देखकर बाजार एटलीस्ट वैसा ना बिहेव करे। हमारा तो खैर डिफरेंट रीजन है, वैलेंटाइन वीकेंड है, बिल्कुल उसका कमाल है। तो ठीक है, तो सेलिब्रेट वो करना है, बाजार को इसका इंडिकेशन नहीं देना है। एब्सोल्युटली। तो संकेत भली सुस्ती के लेकिन कमजोरी के नहीं। आइए ऐसे में देख लेते हैं कौन से हैं ट्रिगर्स आज के जो आपके काम के हैं। अमेरिकी बाजार कल हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए। इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बनाया लेकिन सपाट बंद हुए। हमारी उम्मीद थी कि लगभग 100 पॉइंट ऊपर रहेंगे डाउ, वैसा हुआ भी, लेकिन बंद होते होते हल्की मुनाफा वसूली। आईटीसी के नतीजे ठीक है, उम्मीद के मुताबिक हैं, लेकिन एसीसी अशोक लीलैंड के नतीजे कमज़ोर हैं। उस पर आपके सामने एक्शन आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी में आज ग्रासिम के नतीजे, लेकिन निफ्टी के बाद 10 और कंपनियां हैं। तो वायदा कारोबार की 11 कंपनियां आज अपने नतीजे पेश करेगी और कैश मार्केट की तो इतनी लंबी लिस्ट है कि पूछिए मत। लेकिन जी बिजनेस की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर टूरिज्म सेक्टर के लिए। मार्च तक सरकार की कोशिश है कि टूरिज्म पॉलिसी लाई जाए और ऐसे में जो एक सेक्टर अभी भी मुश्किलों में है, हॉस्पिटलिटी वाला, टूरिज्म वाला, उसके लिए बड़ी राहत की बात होगी। नई पॉलिसी में काफ़ी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो इनके काम के होंगे। ये एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखेंगे थोड़ी देर में। तो ये हैं आज के ढेर सारे ट्रिगर्स भी। बिल्कुल जी, ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। एक जो बात आपने करी, सुस्ती के ट्रिगर्स हैं या सुस्ती का एक्शन है, नेगेटिव एक्शन नहीं है। इसको थोड़ा समझाएं सर, क्योंकि कल भी हम क्लोजिंग के समय यही बात कर रहे थे कि कुछ भी हो 15,100 बाजार होल्ड कर रहा है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं वो बाजार आराम से होल्ड कर पा रहा है। देखिए, कहने में आप कह सकते हैं कि रिलायंस अकेला ही तो चला ना, लेकिन चला ना, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब जो आदमी मतलब उठे ही नहीं, प्रयास ही न करे, उसका क्या। कम से कम मेहनत करके आज निफ्टी को ऊपर तो लेके आए। तो कल की जो क्लोजिंग है दीप, बड़ी अहम है। और कल आपको याद होगा हम यही बात करते थे कि हमें 15,100 के नीचे क्लोज नहीं चाहिए जी, और ये तो लाइफ टाइम हाई पर क्लोज हुए। तो समस्या थोड़ी है ऐसी कोई। लगातार 4 दिन से 15,100 पर आप बंद हो रहे हैं, उसके ऊपर लाइफ टाइम हाई कल क्लोजिंग मिली है, सेंसेक्स में भी, निफ्टी में भी। तो ओवरऑल मूड माहौल एकदम परफेक्ट है, कहीं चिंता की बात नहीं। अब आपको रोज ही ऊपर चाहिए, वो तो हो नहीं सकता, वो तो नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो इतने दिन ऐसा चल गया, इससे हमारी आदतें बिगड़ गई। नहीं तो शायद इतनी उम्मीद भी नहीं रहती थी। एक ज़माना था, पिछली बार जब आपने 12,430 का लाइफ हाई छुआ जनवरी फरवरी 2020 में, तब कौन सा बाजार ऐसे भागता था? तब तो धीमे धीमे एक दिन लाइफ टाइम हाई बनाए, वापस 5, 7, 10 दिन लगते थे वापस पहुंचने में, वहां से करेक्शन आता था। तो वो वाला माहौल था। उससे आप ऐसे माहौल में आ गए कि हाई पे हाई, कभी नीचे गिरते ही नहीं। तो ये एकदम सही है मार्केट, ऐसा ही होना चाहिए, जहां आपको पोजीशंस लिमिट में रखने का आपको क्लियर कट मैसेज है, जहाँ पर आपको ये मैसेज है कि अगर आप स्किल ट्रेडर हैं तो दोनों तरफ पैसा बना सकते हैं, तेजी करके भी, मंदी करके। देखिए, सिर्फ तेजी वाले कमाए वो भी ठीक नहीं, और सिर्फ मंदी वाले कमाए वो भी ठीक नहीं। मौका दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। और चलिए मान लिए तेजी करने वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आमतौर पर इन्वेस्टर तेजी के बायस से होते तो 60-70% तेजी करने वाले को मौका मिले, लेकिन मंदी करने वाले भी इस मार्केट में उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिरते हुए बाजार में शॉर्ट कवरिंग के लिए आकर खड़े हो वही होते हैं खरीदने के लिए, बाकी की तो हिम्मत है नहीं। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से एकदम मार्केट ठीक पोजीशन है। और छोटे मोटे ये करेक्शन, कंसोलिडेशन, अब इसमें कई बार आप ये कह सकते हैं, इसको 2 तरीके से देख सकते हैं दीप, की एक अच्छी तेजी होने के बाद आप मार्केट वॉलेटाइल हो रहे हैं, ऊपर के लेवल पर सप्लाई आ रही है, करेक्शन के लिए तैयार है, हो सकता है सही हो। दूसरा ये कि एक अच्छी तेजी के बाद बाजार थोड़ा वक्त बिता रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, फिर से नया मूव बनाएंगे, हो सकता है ये भी सही हो। अब क्या सही है ये आपको अगर पता नहीं है तो फिर आपको 2 चीज़ें देखनी चाहिए। पहला, जब शॉर्ट टर्म में पता नहीं चल रहा हो तो मीडियम टर्म ट्रेंड देखिए जो कि ऊपर का है। दूसरा, इसका तरीका ये कि क्या मार्केट ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ के उसके नीचे बंद देना शुरू किया है। अगर उसका जवाब ना है तो फिर आपको पता है कि मुझे आज कल को नहीं देखकर मीडियम टर्म ट्रेंड को देखना है। तो अभी तक निफ्टी में कम से कम ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी दूर दूर तक संकेत नहीं कि बाजार अहम लेवल तोड़कर नीचे बंद हो रहा हो। जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे। और उस लिहाज से आज वीकली क्लोजिंग है, एक्सपायरी नहीं, वीकली क्लोजिंग है। और वीकली क्लोजिंग पे आज फिर से अगर हम 15,100 के ऊपर बंद होते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 15,000 भी बचा पाते हैं तब भी बढ़िया।
14,900 के नीचे जाकर बंद होते हैं तो सोचेंगे वीकली क्लोजिंग आपको बहुत अच्छी नहीं मिली, लेकिन तब भी ऐसा नहीं कि मूड माहौल बदल ही जाता है। सो आप बहुत सेफ हैं। 15,177 पर बंद होने के बाद आप बहुत सेफ हैं तेजी के लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर थोड़ी समस्या है अनडाउटेडली, इन अ सेंस कि निफ्टी के मुकाबले में, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि निफ्टी के मुकाबले में वो गिरता भी ज़्यादा है, बढ़ता भी ज़्यादा है, गिरता भी पहले और बढ़ता भी पहले जी। तो इसलिए बैंक निफ्टी को अलग छोड़ दें, इस वक्त फोकस निफ्टी पर करिए, बाजार के ट्रेंड के लिए निफ्टी पर फोकस करिए। जब तक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी की ताकत होती निफ्टी को खराब कर देने की, गिरा देने की, तो कल कर देता था, लेकिन रिलायंस है ना जो बैंक निफ्टी में नहीं है, सिर्फ निफ्टी में है, तो इसलिए निफ्टी से डायरेक्शन लीजिए तेजी का। अच्छा सर, ट्रेडिंग के तो मौके दोनों तरफ मिल रहे हैं, जो स्किल ट्रेडर्स हैं वो तो दोनों तरफ पैसे बना पा रहे हैं, बट जो थोड़े पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं या एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं पर ऐसे नहीं कि हमेशा स्क्रीन के सामने बैठे हों, उन्हें ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए? कैश स्टॉक्स पोजिशनल ट्रेड, कैश स्टॉक्स पोजिशनल बेस्ट टाइम है। अच्छे क्वालिटी के कैश स्टॉक्स जहाँ पर आपको रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या अच्छे आने वाले हैं, वहाँ पर आप शांति से लेके बैठ जाइए पोजिशनली। फिर वो 2-4-5% का मुंह ऊपर नीचे मत देखिए, पैसा बन जाएगा। अच्छा, ये बेस्ट ट्रेड है जो हर वक्त स्क्रीन के सामने भी नहीं है। ये मार्केट उनके लिए ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो या तो आप हाईली स्किल्ड ट्रेडर्स हैं, हाँ। एक्टिवली देख रहे हैं, या फिर थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर कैश स्टॉक्स ले रहे हैं। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए सेटअप। अच्छा, आज के संकेत समझें सर, उससे पहले जो कल एक हमने बात उठाई थी, जो लगातार अब डेटा को लेकर इशू आते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे प्रॉब्लम आती है, डिस्काउंट ब्रोकरेजेस पे प्रॉब्लम आती है, उस पर आप एक आवाज़ उठा रहे हैं 1 बजे? बिल्कुल, आज 1 बजे हम एक विशेष शो करने जा रहे हैं जो सारे ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को तो देखना ही चाहिए, जितने भी ब्रोकर्स हैं उन्हें देखना चाहिए। ब्रोकर्स के जो फ्रेंचाइजीज, ब्रांच ऑफिस, उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स जो होते हैं, उनके जो सब, उन सबको भी देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम मुद्दा ये उठा रहे हैं कि भाई जो सेबी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि हम इस तरह का प्रावधान लाने की सोच रहे हैं कि अगर टेक्निकल ग्लिचेस हो, ये MIs, मार्केट इंटरमीडिएटरीज, अभी उनके लिए प्लान चल रहा है कि जिसमें एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वगैरह सब आ जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई टेक्निकल ग्लिच हो, किसी तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेडिंग रुक जाए, कहीं कोई ऐसा किसी को दिक्कत आए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या SOP होना चाहिए और क्या इसके नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए, यदि हाँ तो किस तरीके से, इस पर सेबी विचार विमर्श करने जा रही है। इस पर एक गाइडलाइन लाने की तैयारी है। तो हम इस पर एक बढ़िया कंस्ट्रक्टिव अच्छा शो ये करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। तो जो भी जाने माने ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ मिलकर हम बात करेंगे। जो सेबी के इस तरह के मामलों के जानकार लोग हैं, उन सब के साथ हम आज विशेष चर्चा आधा घंटे का ये शो करेंगे 1 बजे, ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, बढ़िया शो होगा। बिल्कुल सर। तो आपको भी पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो इस शो का नाम ही इसलिए हमने रखा कि ट्रेडिंग हॉल्ट किसका फॉल्ट। बिल्कुल सर, तो वहाँ पर नजर आएगी। और 11 बजे एक 11 बजे यूनिक शो हम कर रहे हैं आज शो है। हाँ, रब ने बना दी जोड़ी, आज वैलेंटाइन स्पेशल पर एक आमतौर पर मार्केट में आपको सबको पता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स है, PFC, REC, HMT, ITI, एक वो ये जोड़ियाँ बनी हुई है, लेकिन हम वैसी नहीं है। हम जो नई जोड़ियाँ बन रही है या नई बनने वाली है, उस पर फोकस करेंगे। जो ये अगर आपको लग रहा हो कि वही दोनों आएंगे, REC, PFC हमेशा की तरह, वही जयकोप रिलायंस इंडस्ट्रियल लिस्टेड RIIL आएगा, तो नहीं जी, आप गलत है। इस बार की जो जोड़ियां हैं कुछ अलग, कुछ हटकर, कुछ नई बनने की तैयारी में कुछ नई बन रही है। सो ये शो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, 11 बजे वाला, मिस मत करिएगा। हमारे इन हाउस 6 एनालिस्ट होंगे जो अपने अपने अंदाज में ये बहुत ही बढ़िया शो आपके सामने रखेंगे। कोशिश मैं भी करूँगा, मैं भी जुड़ने की। बिल्कुल सर, बढ़िया, मज़ा आएगा अगर आप भी जुड़ पाए। बट आपका भी आज बिजी डे है, क्योंकि फ्राइडे है, 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला भी होगी, और आज पाठशाला, फिर 1 बजे ये भी शो है, 1 बजे ये भी शो है। ओहो, ओके, बिजी डे है। चलिए फिर बिजी डे को आगे बढ़ाते हैं सर, बताएं आज के संकेत कैसे दिख रहे हैं? संकेत दीप, मैंने ग्लोबल संकेत न्यूट्रल रखे हैं, न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर रख सकते हैं। न्यूट्रल इसलिए रखे कि थोड़ा सा डाउ फ्यूचर सुस्ती में है और अमेरिका में मजबूती थोड़ी उम्मीद से कम हुई है, बट आप पॉजिटिव भी मानना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। बाकी संकेतों में कोई बदलाव नहीं, सेम टू सेम है। FIs DIs के वही हैं, सेंटीमेंट, ट्रेंड, वायदा करोड़ा सेम है। रेंज बता दूं आपको, सपोर्ट जोन
15,065, 15,115। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ दीप, जैसे जैसे मार्केट की ट्रेडिंग रेंज नैरो होती जाती है, छोटी होती जाती है, वैसे वैसे लेवल ज़्यादा प्रिसाइज और एग्जैक्ट आने लगते हैं जी। तो ये अगर आज आपको 15,065 और 15,115 दिख रहा है कि ये 15,075, 15,125 भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, अंदाज से देता हूँ हो ही सकता था। लेकिन जब आपको रेंज धीमे 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 छोटी होती जाती है तो लेवल्स एग्जैक्ट निकल कर सामने आते हैं, और जो लेवल सामने ऐसे पॉपअप होकर आ रहे हैं कि यही लेवल है, तो फिर लिखने में क्या हर्ज है, क्यों राउंड फिगर जबरदस्ती लिखना है। तो 15,065, 15,115 दिन का सपोर्ट जो है टूटना नहीं चाहिए, टूटेगा भी नहीं। फिर भी एक नीचे की रेंज वीकेंड सेशन के हिसाब से 14,975, 15,025 स्ट्रॉन्ग बाय जोन लॉन्ग करने के लिए भी और शॉर्ट कवरिंग के लिए भी। ऊपर 15,225, 15,250 ये रेंज है। 15,257 का लाइफ टाइम हाई आपने बनाया तो 15,260 मान सकते हैं इसको, वहां तक जा सकता है। उसके ऊपर निकल कर टिका तो 15,300, 350 अगला टारगेट निफ्टी का बनेगा, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आज बहुत छोटी रेंज दी, देखिए 35,750 बंद हुआ, और पहला सपोर्ट जो देखिए आप 35,550, 35,650 ही है, 100 से 200 पॉइंट नीचे। ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी सुस्त रहना चाहिए, ऐसा लग रहा है, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो बट डेटा के हिसाब से, रेंज के हिसाब से ऐसी फीलिंग आ रही है कि बैंक निफ्टी आज सुस्ती के मूड में रह सकता है फर्स्ट हाफ में, और बाद में सेकंड हाफ में हो सकता है चुस्ती दिखाकर एक्शन में ऊपर की तरफ आ भी जाए। लेकिन 35,550, 35,650 ये सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 35,350, 35,425 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। 35,350 टूटने पर आपको लॉन्ग नहीं रहना है। ओके, ये सबसे क्रिटिकल लेवल है लॉन्ग पोजीशंस के लिए, 35,350। ठीक है, ऊपर में 36,000, 36,050 ये रुकावट का लेवल है, तो 35,975, 36,050 मान लीजिए। इस रेंज में आपको ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इसे पार करना मुश्किल रहेगा, लेकिन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। इम्पॉसिबल तो वर्ड है ही नहीं बैंक निफ्टी की डिक्शनरी में। तो अगर पार किया तो 36,225, 36,450 तक जाने की ताकत बैंक निफ्टी की फिर ऊपर की बन जाएगी। ओके, ठीक है सर। दिन के लिए क्या रेंज इंपॉर्टेंट है? 15,125, 15,115, 15,225 दिन की छोटी रेंज है। 15,065, 15,250 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि आज इसी मीडियम रेंज से आप काम चला लेंगे। फिर भी एक एकेडमिक पर्पज से तीसरी रेंज लिख लीजिए, 14,975, 15,300 की। बैंक निफ्टी 35,550, 36,000 ये दिन की छोटी रेंज। 35,425, 36,225 दिन की मीडियम रेंज है। 35,350, 36,450 दिन की बड़ी रेंज है। ये बैंक निफ्टी के लिए आप आज के लिए तो ये रेंज एकदम बैंक निफ्टी की रेंज परफेक्ट निकल कर आई है। निफ्टी की रेंज परफेक्ट निकल कर आई है, कहीं कोई इफ और बट नहीं। अच्छी बात है। हाँ, मतलब लेवल्स बहुत बढ़िया निकल कर आ रहे हैं। उसमें मुझे मजा आता है, मुझे विश्लेषण करने में आसानी रहती है जब लेवल्स अच्छी निकल कर आए। हाँ, और हम देख भी रहे हैं कि सर कंसोलिडेशन हो रहा है, बट लेवल्स रिस्पेक्ट कर और रहा है। आपने देखा बजट के बाद 1,000 पॉइंट रोज बैंक निफ्टी बढ़ता था। मेरी बड़ी समस्या होती थी कि कैसे निकालूं, अंदाज से देने पड़ते थे। अभी कोई अंदाज नहीं, एकदम परफेक्ट निकल गया। अपसाइड लेवल्स 100% आराम से। ठीक है सर। बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में 35,550, 36,000 वही 36,000, 35,425 और 36,225 और 35,350, 36,450 ये तीनों रेंज होगी आपकी। एफआईज की तरफ से नेट पोजीशन इंडेक्स में अनचेंज है 66% पर। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है 31 से 58। जो कल आखिरी मिनटों में तेजी जो बनी है उसमें लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी बनी, शॉर्ट कवरिंग होती दिखी। आगे वायदा कारोबार के डेटा में विस्तार से बातचीत करेंगे। विक्स गिरकर आया 4%, तो ये अच्छा संकेत है, विक्स में कमी आती हुई दिखी थी। ठीक है सर, विक्स कम हुआ है, पीसीआर थोड़ा बड़ा है, पर एफआईएस की पोजीशन 66% पर अनचेंज्ड है। लॉन्ग पोजीशंस हैं, क्या करें सर? 15,100 रख लीजिए स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर। 15,50, 15,050 इंट्राडे में 15,065 का लो बनाया था कल हमने, उसका थोड़ा नीचे रख लीजिए। और 15,100 के नीचे 4 दिन से बंद नहीं हो रहा, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस ठीक है ना। बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस एक ही रख रहा हूँ मैं, फिर छोटा ही दे रहा हूँ आज 35,650। अच्छा, और अगर फिर भी थोड़ा करना हो तो इसको एक काम कर सकते हो दीप, 35,575 कर दो चलो, ओके, या 35,550 कर लो, 200 पॉइंट की रह सकते हैं। इसको 100 पॉइंट नीचे कर लो स्टॉप लॉस। 35,550 मुझे ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है। 35,550 का स्टॉप लॉस 750 पे बंद होते, इसको 35,550 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। क्लोजिंग तो वैसे देखा जाए ना ईमानदारी से तो 35,750 के नीचे बंद होने पर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। 2 दिन से आप वहीं पे जाके रुक रहे हो, करेक्ट। तो 35,750 के नीचे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर तो हो जाता है। फिर भी आपको एक चांस और लेना है तो 35,550। शॉर्ट्स हैं, लाइफ हाई का स्टॉप लॉस रख लीजिए 15,260। ठीक है, 75-80 पॉइंट की आपकी रिस्क है। 36,100 बैंक निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग, ये सिंपल है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस। ओके, समझ गया सर। नई पोजीशंस फिर कैसे बनाए सर?
कमज़ोर खुले और थोड़ा नीचे आए तो 15,065 15,115 ये बहुत परफेक्ट रेंज है दीप, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। मेरा ये समझना है आप खुलेंगे 15,150 से 160 के आसपास, शायद वहाँ खुलेंगे अभी के माहौल को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ से फिसले तो 15,125 के नीचे से आप थोड़ा सोचना शुरू करिए कि अब मुझे खरीदना है। 15,115 फर्स्ट एंट्री लेवल है, परफेक्ट, जहाँ लेना ही चाहिए। 15,065 पर और ऐड करना चाहिए। 14,975 थोड़ा डीप स्टॉप लॉस दूंगा, वही रखिए, उसके पहले मत रखिए ताकि ट्रिगर ना हो। 15,150, 175, 225, 250 और 300 ये सारे टारगेट हैं ऊपर निफ्टी के लिए, जिन पर आपको फोकस रखना है। ध्यान से देखिए नंबर लेवल्स मैंने सोच समझ के दिए। बीच में 15,200 वाला गायब है। 15,150, 175 दो लेवल हैं, 15,225, 250 और 15,300 ये लेवल्स हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स, वैसे लाइफ टाइम हाई पर जाने के बाद शॉर्ट करना नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन फिर भी जिस तरह का रेंज बाउंड मार्केट और अगर आपको एक चांस लेना है तो 15,250, 15,300 की रेंज में शॉर्ट करिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट आपका 15,350 का होगा। नीचे 15,200, 175, 150, 15,115 और 15,075 ये आपके लिए टारगेट है। हाँ ठीक है सर, क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी खरीदिए। अब बैंक निफ्टी में यही कि आपको कहाँ से खरीदना है। 35,650 भी अच्छा लेवल होता है एंट्री करने के लिए, 550 भी अच्छा है, 425 भी है, 350 भी। तो हम क्या कर रहे हैं, 200 पॉइंट की रेंज पकड़ के चलेंगे। 35,350 पे लेना है, 35,425 पे लेना है, 35,550 पे लेना है। अगर आप मल्टीपल लॉट्स खरीद रहे हैं तो वहाँ पर लीजिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 35,300 का होगा। ऊपर का टारगेट 35,650, 750, 35,800, 35,875, 35,975 और 36,050। अब लेवल्स ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं जी, इसलिए मैं ज़्यादा भी दे रहा हूँ। जब कम थे तो मैं 2-2, 3-3 ही देता था, तो अब लेवल्स काफ़ी निकल कर आ रहे हैं जहाँ पर आपको खरीदारी के टारगेट्स रखने हैं। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट करने के दो तरीके दीप। एक तो ये कि आप 36,000 के आसपास ही शॉर्ट कर दें, 36,000, 36,050, वो एग्रेसिव शॉर्ट्स है। दूसरा जो सेफ शॉर्ट करना चाहते हैं वो 36,225, 36,450 की रेंज में करें। तो मैंने मॉडरेट प्लान बनाया है, न बहुत एग्रेसिव न बहुत डिफेंसिव। 36,000 से लेके 36,225। तो पहला शॉट आपका 36,000, 36,050 की रेंज में हो जाए, दूसरा 36,225 पर हो जाए, वहाँ पर शॉर्ट कर लीजिए। 36,300 का स्टॉप लॉस है। 35,900, 35,800, 35,750, 35,650 और 35,575 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। सिंपल। ओके सर, तो ये तो रहा पूरा लेवल्स बनाने का प्लान। अच्छी बात है, नया कोई स्टॉक बैन में नहीं आया है, बैन लिस्ट सन टीवी बाहर आ गया है, सन टीवी बाहर आ गया है और BHEL सेल बने हुए। लग रहा था कि शायद सेल भी बाहर आ सकता है, बट बॉर्डर पे था, हुआ नहीं, तो बना हुआ है। ठीक है, तो सन टीवी बैन से बाहर आ गया, यहाँ पर आप रखें नजर। डेटा समझाएं सर FIS का। ठीक है दीप, देखो हम बात करें अब ये धीमे धीमे कम पड़ेगा। मतलब भाई वो सिंपल है ना, अगर आपको 100 मीटर दौड़ना है तो बहुत स्पीड से दौड़ोगे, मैराथन दौड़ना है तो फिर धीमे धीमे वो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। दौड़ तो रहे हो लेकिन स्पीड कम है। अब इनके लिए भी मैराथन इन्वेस्टमेंट है, 944 करोड़, स्पीड कम हो गई लेकिन सप्लाई भी तो कम हो जाती है ना साथ में। अगर इनकी स्पीड कम है तो घरेलू फंड ने भी सिर्फ 700 करोड़ का ही बेचा है, तो ये ठीक है। इंडेक्स में देखिए सिर्फ 2 करोड़ की बाइंग है, इंडेक्स फीचर्स में। क्या स्टॉक्स में 284 करोड़ की बिकवाली की है, तो ठीक है। बेसिकली पोजीशंस कम हुई है इंडेक्स में थोड़ी सी, और उस हिसाब से पुट कॉल रेशियो आपका थोड़ा बढ़कर आया है 1.58 पर, लेकिन वो कंफर्टेबल, ऐसा चिंता वाली बात नहीं। तो डेटा ठीक है। और एक और चीज़ है कि जब रेंज बाउंड मार्केट है तो थोड़ा सा FIs की तरफ से एक्शन ऑप्शंस में बढ़ा है। 2800-2900 करोड़ के ऑप्शन खरीदे हैं। और वो कल वीकली एक्सपायरी के हिसाब से खरीदे हैं, वैसे वो मुझे समझ में नहीं आया। जनरली वीकली एक्सपायरी में FIs ट्रेड करते नहीं है, तो हो सकता है इन्होंने मंथली वाले ऑप्शंस खरीदे हों, तो ऑप्शंस में थोड़ा सा एक्शन बढ़ा है, बट बाकी ठीक है। बाकी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। वायदा कारोबार फिर वायदा कारोबार में दीप बहुत ही कम डेटा है। वीकली सीरीज जो अब नहीं के बराबर है, कुछ है ही नहीं। मैं क्या बताऊँ आपको, 15,000, 15,100, 200 कुछ नहीं है, डेटा ही नहीं है। हल्की सी रुकावट 15,200 पर है, 15 लाख शेयर वीकली सीरीज में, ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं। पुट कॉल रेशियो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 28 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया, ठीक है। सब डेटा कंफर्ट। अच्छा, FIs की लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स पे सेम है, नेट लॉन्ग 33% सेम है, नेट शॉर्ट 17% सेम है, तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कुछ बड़ा निकल कर नहीं आता, ज़्यादा है ही नहीं डेटा में, डेटा बहुत ही कम है, इसलिए बढ़िया है। जिस दिन डेटा कम हो और अगर लेवल्स आपको साफ साफ मिल रहे तो चिंता भी नहीं है, ठीक है ना। लेवल्स तो है ही ना हमारे पास, दो में से एक चीज़ तो मिले, और दोनों मिल जाए तो कहना ही क्या, बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी पर सर? बैंक निफ्टी पे तो और भी कम है, कुछ है ही नहीं, समझो। 35,500 के पुट पे 2 लाख शेयर, 36,000 के कॉल पे 4 लाख शेयर, कोई ओपन इंटरेस्ट है।
मतलब लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, ना इंटरेस्ट ना ओपन इंटरेस्ट है, वैसा हाल है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा बेसिकली ये भी हो सकता है दीप कि रिजल्ट सीजन है मैं वही आखिरी पूछ चरण रहा में, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज़्यादा एक्शन फोकस पे है। ज़्यादा फोकस है। क्योंकि स्टॉक्स में मूव बहुत मिल रहे हैं ना। जी, आप सही है गलत है अलग बात है, स्टॉक मूव तो कर रहे हैं Move तो बहुत कर ना। सो ट्रेडर को तो मूव चाहिए। अगर दिन भर 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ऊपर नीचे होकर बंद हो जाए तो आदमी ट्रेड करके कमाएगा कैसे उसमें? सही बात है। वॉलेटिलिटी तो होनी चाहिए ना। तो वो वॉलेटिलिटी अब आपको स्टॉक्स में मिल रही है, इसलिए फोकस इंडेक्स के डेटा से स्टॉक्स में ज़्यादा स्टॉक्स पे ज़्यादा शिफ्ट हो गया। वो आप कह ही रहे थे कि Yes. वहाँ पर एक्शन ज़्यादा है। और आज तो खैर बड़ा दिन है सर 11 कंपनीज के नतीजे आएंगे। और काफ़ी ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर हैं। हाँ, और traders कल आए हैं वो, अभी तो ढेर सारे हैं। ढेर सारे हैं, बात करेंगे उनके बारे में। वरिंदर बंसल भी बस कुछ ही देर में जुड़ेंगे रिजल्ट एक्सरे के लिए, पर उससे पहले हमारी रिसर्च टीम तैयार है बताने के लिए कौन से हैं वो शेयर्स जहां पर रखनी है आपको नज़र। वरुण, देवांशी और साथ ही मानसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए कौन से हैं आज के अहम ट्रिगर्स और साथ ही जो ढेर सारे कुछ नतीजे हैं वो कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, ट्रिगर्स की बात करें तो काफ़ी सारे कैश की कंपनीज हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं, जिसमें खासकर जो डिफेंस कंपनीज है वहाँ पे नज़र रखिए, क्योंकि भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, माज़गाडॉक, मॉइल, तमाम वो कंपनीज हैं जो अपने नतीजे घोषित करेंगी, यहाँ पे नज़र रखिएगा। इसके अलावा नतीजे आए हैं पेट्रोनेट LNG के। नो डाउट गिरावट हुई है, लेकिन गिरावट अनुमान से कम है, ये एक अच्छी बात है। एबिटा मार्जिन 21.9% से गिर के 18.2% पे आए हैं, जबकि हमारा 17.5% का अनुमान था। मुनाफा 5.5% गिरा है, 878 करोड़ पे आया है, जबकि हमारा अनुमान 835 करोड़ का था। तो अनुमान से नतीजे बेहतर नजर आ रहे हैं। रेपको होम फाइनेंस, यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.6% से बढ़ के 5.1%। मुनाफा जो है करीब 14% के आसपास बढ़ा है, और कंपनी के जो ग्रॉस NPA हैं 4% से कम होकर 3.3% पे आए हैं। जयकॉप, यहाँ नतीजे अच्छे नज़र आ रहे हैं इस कंपनी के। एबिटा मार्जिन जो है 8% से बढ़ के 12.3% पे आए हैं। मुनाफा कंपनी का बड़ा है, 72 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि यहाँ बड़ा अदर इनकम का आंकड़ा है। इन्होंने दमन में एक बिल्डिंग बेची थी, एक लैंड बेचा था, उसका करीब 94 करोड़ का आसपास का इम्पैक्ट है। इसके लिए आपको ये मुनाफा ऐसा देखने मिल रहा है। ये तो मुनाफा शायद इतना अच्छा नहीं होता, मार्जिन थोड़े ठीक ठाक अच्छे हैं। वाटेक वबाग, यहाँ पे नतीजे ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। एबिटा मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं कम हुए, 9.8% से कम होकर 8.8% पे आए हैं, लेकिन कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। यहाँ 35% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 31 करोड़ से बढ़ के 42 करोड़ पे आए हैं। जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पे कंपनी का जो मुनाफा है वो अच्छा खासा है, 955 करोड़ का, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को लॉस हुआ था 984 करोड़ का। तो एक अच्छी बात है, नतीजे अच्छे हैं। जी मीडिया कॉर्प, यहाँ पे अच्छे नतीजे नज़र आ रहे हैं। मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 32.7% से बढ़ के सीधे 37% पे आए हैं। रेवेन्यूज 18% बढ़े हैं। एबिटा में 33% का जंप देखने मिला है। 182 करोड़ के लॉस के मुकाबले 34 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया है। हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 200 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस था, लेकिन नतीजे बेहतरीन नजर आ रहे हैं। हरिसम मलयालम, यहाँ पे भी नतीजे अच्छे हैं। मार्जिन में जोरदार बढ़ोतरी देखने मिली है, 13.8% से बढ़ के 19.9। मुनाफा 77% बढ़ा है। गुजरात पिपावा, नतीजे थोड़े वीक है। एबिटा मार्जिन्स गिरे हैं, साथ साथ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 56% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, 59 करोड़ पे आया है। और NHPC, यहाँ नतीजे स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है, मुनाफा भी 50% बढ़ा है, 961 करोड़ के आसपास ही आया है। ओके, तो ढेरों नतीजे हैं और कुछ और नतीजे और खबरें हैं देवांशी के पास। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से हैं स्टॉक्स आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले ऑयल इंडिया पर आप नजर रखें, जहां पे कमजोर नतीजे इस बार आते हुए दिखे हैं। जो बिक्री है उसमें करीब 28% तक की गिरावट इस बार आती हुई दिख रही है। कामकाजी मुनाफा भी इस बार घाटे में आता हुआ दिख रहा है। पिछले साल हमने देखा था करीब 1095 करोड़ का मुनाफा था, लेकिन वहां से घाटे में आती हुई दिख रही है। करीब 100 करोड़ का घाटा, कामकाजी घाटा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया। साथ ही जो मुनाफा है वो भी इस बार बढ़ता हुआ दिखा है, 400 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ पाता हुआ दिखा है। लेकिन इसके अलावा पूर्वांकरा आप देखिए, कमजोर नतीजे इस बार आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा इस बार 36% तक कम होता हुआ दिखा है। जो कुल बिक्री है उसमें 50% तक की गिरावट हमने इस तिमाही में देखी थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी सी बढ़कर आने की थी। तो कमजोर नतीजे यहाँ पे भी आते हुए दिख रहे हैं। जो मुनाफा है वो भी 19% तक कम होता हुआ दिखा है। भारत गैस पर नजर रखें, जहाँ पे हमने देखा है कि मजबूत नतीजे हैं, घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है कंपनी। जो बिक्री है वो करीब 45% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 1 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, 17 टाइम्स का जंप। मार्जिन भी आप देखिए 1% से बढ़कर 11% पे आते हुए दिखे हैं। और जो मुनाफा है घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है कंपनी। 5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है।
इसके अलावा आज सारे टूरिज्म रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं इस पर आप नज़र रखें। ये हम लोग की एक्सक्लूसिव खबर है, जी बिज़नेस ने आपको बताई है कि अगले 1 से 2 महीने में जो न्यू टूरिज्म पॉलिसी है वो आती हुई दिख सकती है। राज्य और साथ ही जो इंडस्ट्री के साथ बातचीत है वो अंतिम चरण में पहुंचती हुई दिख रही है। टूरिज्म सेक्टर को इंफ्रा का दर्जा देने पर भी आज बातचीत होती हुई दिखेगी और साथ ही टूरिज्म मंत्रालय जल्द ही वित्त मंत्री से बातचीत करते हुए दिखेंगे। एडवेंचर पार्क्स को बेहतर बनाने पर फिलहाल फोकस किया गया है, तो इसके चलते आज सारे टूरिज्म स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सन फार्मा के लिए आज एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। जो विसल ब्लोअर का मामला था वहाँ पे कंपनी ने सेटलमेंट कर दिया है। 2.92 करोड़ का पेमेंट कंपनी करती हुई दिखेगी। आप देखिए एक बहुत ही बड़ा ओवरहैंग था कंपनी के लिए, अब वो पूरा होता हुआ दिखेगा और साथ ही 2.92 करोड़ जो एस्टिमेटेड अमाउंट था उससे कम है, इसके चलते आज फोकस में रहेगा। इंडिगो और साथ ही स्पाइस जेट ये दोनों स्टॉक्स पर नजर रखें क्योंकि सरकार ने जो एयर फेयर लिमिट है उसकी कीमतें बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। 30% तक इसकी चार्जेस अब बढ़ सकते हैं। जो लोअर लिमिट थी उसमें 10% तक के प्राइस हाइक हो सकते हैं टिकट्स पर और जो अपर लिमिट है उसमें 30% तक के प्राइस हाइक्स हो सकते हैं। कुल मिला के जो रेंज थी उसमें करीब 5,500 रुपए तक की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। इंडिगो के लिए भी अच्छी खबर है, कंपनी ने 28 मार्च से 22 नई फ्लाइट्स कंपनी शुरू करती हुई दिखेगी और साथ ही मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर पर आज आपको नजर रखनी होगी। कंपनी में विजय माल्या का स्टेक था 12% का, जितने भी लेनदार थे उन्होंने पूरी हिस्सेदारी उनकी बेच दी है। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों खबरें और साथ ही कुछ और नतीजे जहां पर रखनी है नज़र। नतीजे इतने सारे हैं तो ब्रोकरेज कमेंट्री भी काफ़ी आ रही है। आइए जानते हैं ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं आज की कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आईटीसी से शुरुआत करेंगे। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग ये दे रहे हैं। लक्ष्य इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 255 से 265 के इन्होंने कर दिए हैं। इनका मानना है कि FY22 में सिगरेट कारोबार में अच्छी रिकवरी की पूरी उम्मीद है और FMCG का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा है। आगे जाकर रिस्ट्रक्चरिंग की भी संभावना है। FMCG कारोबार की वैल्यू में बढ़त की उम्मीद है और मजबूत EBITDA प्रदर्शन की भी यहाँ पर उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। सिटी की एक रिपोर्ट है, यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग इन्होंने रखी है, 215 के टारगेट्स दे रहे हैं। सिगरेट ट्रेंड अच्छे हैं, हालांकि FMCG में मॉडरेट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोल इंडिया पर फोकस कीजिए। जेपी मॉर्गन और जेफरीज दो रिपोर्ट्स हैं। जेपी मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग दे रहे 192 से लक्ष्य 200 के कर दिए हैं। जेफरीज होल्ड रेटिंग दे रहे हैं, 130 के टारगेट्स इन्होंने इंटैक्ट रखे हैं। ACC पर कुछ तमाम रिपोर्ट्स आई हैं। नोमुरा पर फोकस कर रहे हैं, न्यूट्रल रेटिंग है, 1710 के टारगेट्स इन्होंने यहाँ पर इंटैक्ट रखे हैं। कमजोर वॉल्यूम्स देखने को मिले, कीमतों में बढ़त रही जिसका एक इम्पैक्ट जरूर दिखा, लेकिन कामकाजी मुनाफा जो था वो अनुमान से कमजोर रहा। मॉर्गन स्टैनली की भी ACC पर रिपोर्ट है। सेकंड हाफ में कैपेक्स में बढ़ोतरी होती हुई दिखी है, लेकिन इक्वल वेट रेटिंग के साथ 1890 के टारगेट्स को इंटैक्ट रखा है। जेफरीज की रिपोर्ट में फोर्थ क्वार्टर वॉल्यूम्स में गिरावट रही, लेकिन जल्द ही रिकवरी की उम्मीद आने की संभावना है। ध्यान रखिए ACC के फोर्थ क्वार्टर कैलेंडर ईयर के नंबर्स आते हुए देखने को मिले थे और इसी के चलते जेफरीज की रिपोर्ट में खरीदारी की राय है, लक्ष्य 2200 पर इन्होंने इंटैक्ट रखे हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य 1730 से 1890 के कर दिए हैं। दरअसल DHFL डील और नए रिटेल सेगमेंट पर फोकस जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिखा है और FY22 प्राइस टू बुक जो है वो काफी आकर्षक देखने को मिल रही है, जिसके चलते खरीदारी की राय तो है ही, लक्ष्य भी इन्होंने बढ़ा दिए हैं। अशोक लेलैंड पर क्रेडिट स्विस की आउट परफॉर्म रेटिंग है, 161 के टारगेट्स। जेफरीज की खरीदारी की राय है, 130 के टारगेट्स। सन फार्मा पर मॉर्गन स्टैनली और साथ ही मक्वायरी की रिपोर्ट्स है। 2018-19 का जो विसल ब्लोअर केस है वो सेटल हो चुका है, बड़ा ओवरहैंग है जो कि खत्म होता हुआ दिखा है। इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं, 705 के लक्ष्य। जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं, 675 के लक्ष्य यहाँ पर बता रहे हैं। और एक्सिस बैंक पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय ये दे रहे हैं, लक्ष्य 1000 के बताकर चल रहे हैं। वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं और बैंक नतीजों और परफॉर्मेंस को लेकर आगे भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जिसके चलते पॉजिटिव रिपोर्ट और खरीदारी की राय है। ओके, तो कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं और ढेर सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एक जो बड़ी खबर आई है, एविएशन एयरलाइन स्टॉक्स के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब सरकार ने जो प्राइस कैप लगा हुआ था टिकट्स पर कोरोना की वजह से वो हटाने का फैसला ले लिया है। 10 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है इन दामों में। और ये खबर आपको ऑलरेडी पहले बन चुकी थी, क्योंकि कल हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े थे स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह साहब, जिन्होंने कहा था कि अब एयरलाइंस प्राइसेस बढ़ाने वाली हैं, जिस तरह से तेल के दामों में लगातार बढ़त आ रही है। एक बार सुन लेते हैं कि कल अजय सिंह साहब ने हमें क्या कहा था।
देखिए भारत सरकार का ये मानना था कि एक रेंज में फेयर्स रहें, कोई फेयर बहुत ज़्यादा गिरा ना सके और कोई ज़्यादा फेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा ना सके। हमने सरकार से ये ज़रूर मांग की है कि जो भी अगर आप फेयर बैंड जो भी आप रखते हैं उसमें थोड़ा इजाफा आप ज़रूर करें, क्योंकि जब आपने ये फेयर बैंड बनाए थे तो जो क्रूड ऑयल का दाम था वो $20 था, आज वो $60 है, तो 3 गुना हो गया है। और उसके हिसाब से जो ETF पे प्राइस बढ़ा है तो थोड़ा सा आप फेयर बैंड्स बढ़ाएं। तो हमें लगता है सरकार उस पर ज़रूर एक कंसिडर करेगी। तो बस देखिए, कल आपको हमने क्लोजिंग वाले शो में 3:05 10 मिनट के आसपास ये खबर सुनवाई थी, और अब आप देखिए सरकार की तरफ से 10 से 30% तक दाम बढ़ाने का फैसला। और दाम इसलिए बढ़ाए कि कच्चे तेल के दाम जो जिस तरह से तेज़ी से बढ़े, उसके चलते ATF के दाम बढ़ेंगे, यानी कि इनके लिए जो हवाई ईंधन होता है उसके, और इसके चलते इनको दाम बढ़ाने को मंजूरी दी है। बाकी आप और इसमें ज़्यादा कुछ मत समझिए, नहीं तो आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन इनके भी तो जो भी हवाई जहाज उड़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट ही भाई ईंधन की है, फ्यूल, ATF। तो उस वजह से दाम बढ़ाने की मंजूरी मिली है। आइए बढ़ते आगे, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, शुरुआत कीजिए दिग्गज नतीजों के साथ। आपका आवाज म्यूट है, जरा अनम्यूट कर लें। वरिंदर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, शायद आप म्यूट पर हैं। ओके, चलिए हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे वरिंदर से। तब तक आइए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। और देखो, कोई न कोई तो सहारा देने वाली मिल जाता है। वरिंदर बंसल जी की आवाज़ नहीं भी पहुंची तो राकेश बंसल जी तो है, एक नहीं तो दूसरे बंसल जी, दूसरे वाले बंसल जी और सचिन जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले स्टॉक्स के साथ शुरुआत करें। आपके तो परसों के स्टॉक तो सारे कमाल, और स्पेशली रिलायंस, सचिन जी गजब कमाल करिए। थैंक यू सर। बहुत ही तगड़ा। रिलायंस, आईबुल हाउसिंग, सिप्ला, चौथा भूल गया, 4 स्टॉक थे आपके क्लोजिंग वाले शो में। कोई बात नहीं, HUL सब कमाल। रिलायंस पे एक बार राय दीजिए, क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं? अनिल जी, इनफैक्ट जिस तरीके से उस दिन का रिवर्सल सेट हो रहा था तो 2060 की हमने बात की थी, एंड एग्जैक्टली वहीं पे कहीं जाकर स्विंग एस्टैब्लिश हुआ है। ओपन इंटरेस्ट एंड कैश एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है डिलीवरी में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी एक्सटेंडेड मूव आनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे तो उम्मीद यही है कि अराउंड 2130 के आसपास का स्विंग बन जाना चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन अभी भी है तो 2020 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, एंड 2130 होगा रिव्यू जोन। ओके, तो 2130 होगा रिव्यू जोन, 20 क्या बोला आपने? 2020 का स्टॉप लॉस, एंड 2130 प्रोबेबल टारगेट। ओके, तो नज़र रखते हैं रिलायंस पर। ये दमदार एक्शन आज आपको दिखाने वाला है, पर ढेर सारे और स्टॉक्स हैं सचिन जी। एक ऑयल एंड गैस से ही रिलेटेड स्टॉक है पेट्रोनेट LNG, इसके भी नतीजे आए थे। और कल हमने देखा था कि ऑयल एंड गैस स्पेस, बल्कि पिछले 2 दिनों से ऑयल एंड गैस में बढ़िया एक्शन बना हुआ था। पेट्रोनेट LNG थोड़े मिले जुले रहे इनके नतीजे, पर अनुमान से बेहतर कैसे देखें इन्हें? दीपांशु, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी रेंज है, अराउंड 220 से लेके 270, एंड जिस तरीके से फिलहाल स्टॉक प्लेस्ड है एक मिड पॉइंट पे ही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे क्रिटिकल लेवल्स होंगे अराउंड 250 ऑन द हायर साइड। अगर ये पर्टिकुलर लेवल आज के सेशन में निकल जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिबाउंड आ सकता है 270 के आसपास का। ऑन द लोअर साइड जो क्रिटिकल सपोर्ट है फिलहाल तो अराउंड 235 के आसपास है, तो अगर वो स्विंग निकल जाता है तो मुझे लग रहा है नीचे का जो लेवल है अराउंड 220 के आसपास, तो वहाँ पर एक स्विंग बन सकता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, लेवल बेस्ड ट्रेड ही लेना चाहिए। अगर पॉजिटिव एक्शन आ जाती है तो 250 एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होगा 270 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहाँ तक सवाल है पेट्रोनेट LNG का। अच्छा, स्पाइस जेट पर आपसे भी पहले चर्चा हुई और आपने भी यहाँ पर कन्विक्शन कॉल्स दिए हैं। एविएशन कंपनीज के लिए अच्छी खबर आई है कि एटलीस्ट जो जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अब दे कैन ऑल्सो रेज टिकट प्राइसेस अप टू 30% ये बढ़ा सकते हैं। कैसे देखें स्पाइस जेट की चार्ट को? देखिए, हमने इसे SPL मिड कैप स्टॉक्स में भी कवर किया है, एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है अराउंड 50% तक की अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है। सो 125 के टारगेट के लिए मैंने यहाँ पर वो रिकमेंडेशन दी थी। आपका SPL में भी था नहीं? राइट सर। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 125 140 ये 2 लक्ष्य ज़रूर रखने चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही ये पर्टिकुलर स्टॉक पोर्टफोलियो में होल्ड करना है।
ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस होगा 74 के आसपास। कुछ और नई फ्लाइट्स भी 25-30 फ्लाइट भी शुरू कर रहे हैं, तो 24 फ्लाइट घरेलू। तो ये भी सारा है। तो अच्छी खबरें इंडिगो, स्पाइस जेट के लिए यहाँ पर आती हुई दिख रही है। आइए वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शुरुआत करते हैं उनके साथ। वरिंदर बताइए पहले वो बड़े नतीजे बड़ी कंपनियों के जहाँ पर आपकी नज़र है। मॉर्निंग सर, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए। नंबर सर आईटीसी सबसे पहले बात करना चाहेंगे। आईटीसी के नंबर सर उम्मीदें बहुत थी, बट नंबर इतने खास नहीं आए हैं। तो बी ऑनेस्ट ठीक नंबर है सर। लोग मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना बड़ा डिविडेंड नहीं आया इस कंपनी में। अगर आप नंबर्स देखें तो आपको दिखेगा कि सिगरेट वॉल्यूम में उतना डिप नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। एफएमसीजी ने ठीक किया, उतना अच्छा नहीं किया जितना एक्सपेक्टेड था। मार्जिन्स आपको अच्छे दिखेंगे। बट सर आईटीसी में एक बात बोलना चाहूंगा मैं, अभी भी अगर आप एबिट कंपेयर करोगे ना इस कंपनी का, तो नियरली 80% जो एबिट है ना कंपनी का, 80% एबिट सिगरेट से आता है। तो लॉट ऑफ पीपल आर बुलिश ऑन आईटीसी, बट एफएमसीजी पे ये होगा वो होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये एफएमसीजी पे सिर्फ 20% ही एबिट को कंट्रीब्यूट करता है अभी भी। सो थोड़ा सा देख के संभल के। पीएफसी के नंबर सर मुझे अच्छे दिखे, पीएफसी के नंबर अच्छे आए थे। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई थी, उनका जो लेगेसी पोर्टफोलियो वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। नेम्स इंप्रूव हुए थे और बहुत सस्ता स्टॉक है सर पीएफसी, तो उस तरीके से ठीक थे। पावर ग्रिड मिक्स नंबर्स थे सर, तो ज्यादा कुछ तोड़फोड़ नंबर्स नहीं आए थे। अशोक लीलैंड बिग मिस था सर, जिस तरीके से स्टॉक भागा है, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन था। तो कंपनी ने ऑफ कोर्स 6.5% एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन करेगा, 5% मार्जिन आया। 300 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था कि एबिटा करेगा, उसके सामने 250 करोड़ आया। तो अशोक लीलैंड अगर बड़े में देखें तो बिग मिस था। एसीसी भी 3-4% एबिटा मिस बोल सकते हो सर, तो उस तरीके से नंबर्स नहीं आए जिस तरीके से ये सीमेंट के तोड़फोड़ नंबर्स आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स अपने को ये याद रखना पड़ेगा सर कि एसीसी इतना महंगा स्टॉक नहीं है कंपेयर टू अदर कंपनीज लाइक श्री सीमेंट्स एंड ऑल, तो वैल्यूएशन का थोड़ा सा इसके पास फेवर है। ओके, तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स। आईटीसी ठीक ठाक, पीएफसी बहुत ही बढ़िया, अशोक लेलैंड खराब, एसीसी खराब। अच्छा बताइए, अब जो कैश वाले रिजल्ट्स हैं अच्छे रिजल्ट्स हैं और वैल्यूएशन सस्ते हैं, वरिंदर बताइए उनके बारे में। आपने बहुत अच्छे से समझा दिया सर ये सब चीजें। अच्छा, अरे आप समझा रहे, मैं तो खाली समाप्त कर रहा हूँ। यही तो आपकी कला है सर। जी तो सर ये पीएसयूज में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, अगर अगेन सस्ते हैं, सबको मालूम है। जैसे आरबीएनएल के नंबर्स मुझे तो अच्छे दिखे सर। सेल्स एबिटा फ्लैट ही था, बट अगर रिकवरी देखें क्वार्टर तो बहुत अच्छी आई। प्रॉफिट ऑफ कोर्स 170% ऊपर दिखेगा आपको। 6-7 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक, बहुत ही सस्ता स्टॉक है। और आई एम अ पर्सन जो बनी इन्वेस्टर बोलते हैं, तो मैं बनी इन्वेस्टर हूँ जिसमें मुझे अच्छी कंपनी सस्ते भाव पे चाहिए, तो ये अच्छा था। करूर व्यासा के सर अगेन बहुत टाइम के बाद मैंने देखा कि 7 क्वार्टर के बाद देखा कि ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ आया है इस कंपनी में। और सर ये एक ऐसा बैंक है जो अभी भी 0.6-0.7 टाइम्स बुक वैल्यू पे टीटीएम पे ट्रेड कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे इवन पीएसयू बैंक अभी 1 टाइम से ऊपर चले गए हैं और ये अभी बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। हमने देखा जिस तरीके से पॉलीप्लेक्स में हुआ सर, तो यूफ्लेक्स के नंबर्स भी अच्छे दिखे। और यूफ्लेक्स अगेन एक ऐसा कंपनी है जो 4 टाइम पे ट्रेड करता है। एबिटा 50% ऊपर था, प्रॉफिट 90% ऊपर था। बीएससी अच्छे नंबर आए थे सर, बट बीएससी को बहुत काम करना पड़ेगा इस तरीके से। प्रॉफिट मत देखिए, लास्ट क्वार्टर कुछ एक्सेप्शनल इनकम थी 32 करोड़ की, तो आपको प्रॉफिट कम दिखेगा। बट एबिटा सुधरा है सर। वाई अगर देखेंगे तो 18 करोड़ से 40 करोड़ हो गया है, बट क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम है। आई थिंक बीएससी हैज टू वर्क मोर टुवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ जो उनकी कोर इनकम आती है उसको किस तरीके से ग्रोथ दी जाए। फेडरल मॉर्गन के नंबर अच्छे थे सर, बट इसमें ऑफ कोर्स वो स्टेक सेल का थोड़ा सा चल रहा था। एबिटा 85% ऊपर है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 गुना आया था। 2 टाइम बुक पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आईटीडी सीमेंटेशन सर, ये एनसीसी के बाद आपने देखा है कि ये सारे के सारे जो इंफ्रा कंपनीज, रिलेटेड कंपनीज है, किस तरीके से अच्छा कर रही हैं। आईटीडी अगेन वेरी चीप स्टॉक, सेल्स 12% ऊपर, एबिटा 11% ऊपर, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। एक्सचेंजिंग सर, इसमें मेरे ख्याल में बहुत लोगों को गुस्सा भी आ रहा है कि किस तरीके से डीलिस्टिंग ऑफर इतना नीचे आया। बट अगर आप नंबर देखें तो सर प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स था, एबिटा डबल हो चुका है और सर 10 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक आपको थोड़ा सा इस पे भी कुछ करना चाहिए कि इतना कम पे वैल्यूएशन पे वाई द प्रोमोटर्स आर सेइंग कि इसको डीलिस्ट करना चाहिए, जो कोई भी इन्वेस्टर मानेगा नहीं। गोल्डियम इंटरनेशनल, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, कांची काटपुरम, इन सब के नंबर अच्छे आए थे सर, बट गोल्डियम के ज्यादा बोलूंगा मैं कि बस 10-12 टाइम पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो वो अच्छे नंबर्स थे। क्या आपने हमें काम पे लगा दिया, आप करेंगे? आपने कहा है तो बिल्कुल पक्का करेंगे। एक्सचेंज सोल्यूशन में ख्याल से 65 रुपये पे शायद बायबैक दिया था, कुछ ऐसे ही कोई डीलिस्टिंग, हाँ डीलिस्टिंग ऑफर, माफ कीजिए, 60-65 रुपये के आसपास कुछ दिया था और स्टॉक 90-95 तो हो ही चुका था। ये हमारे वरिंदर, हमने जो मालामाल वीकली जब हम करते थे
तब हमने इस स्टॉक को 40-45 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, वहाँ से लगभग दुगुना भी हुआ। कंपनी में वैल्यू बहुत है और आप जो कह रहे हैं वो बात सही है कि बहुत औने पौने दाम पर डीलिस्टिंग की तैयारी, ठीक है, इस पर काम करेंगे और जरूर देखते हैं कि क्या फेयर प्राइस होनी चाहिए, ये निकालेंगे हम। बताइए, जो रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन थोड़े महंगे। 2 स्टॉक सर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो सोमानी होम इनोवेशन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली बहुत अच्छे नंबर थे, एबिटा 75% ऊपर था, सेल्स 56% ऊपर थी। और इंपॉर्टेंट है सर कि उस बेस पे था, तो इवन हम सोमानी की बात कर सकते हैं, पर उसका बेस बहुत कम है, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट उस बेस पे इतने अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रहा है। सस्ता स्टॉक नहीं है, 60-70 टाइम्स पे ट्रेड करता है, बट it's a company which is in another category altogether. ओके, और जो कमजोर नतीजे, इस बार लिस्ट थोड़ी लंबी दिख रही है कमजोर नतीजों वाली। सर एक्चुअली लंबी होगी और आई वाज आल्सो सरप्राइज। मेरे ख्याल में जैसे जैसे हम अर्निंग सीजन के अंत में जाते जाते हैं वैसे वैसे कुछ कुछ ऐसे नंबर्स आते रहते हैं जो ज्यादा पसंद नहीं आते हैं, तो प्रेस्टीज के नंबर ज्यादा अच्छे नहीं थे सर। बट अगेन सर, ये बहुत लोग जो रियल एस्टेट वाली कंपनीज है ना, ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो करती हैं। आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर्स भी देखे होंगे, तो ये लोग हमेशा बोलते हैं कि हमारा ये नहीं होगा पर बुकिंग आगे आएगा तो हमारे रेवेन्यू रिकग्निशन आगे जाके ज्यादा होगी। तो सेल्स एबिटा प्रॉफिट किसी भी तरीके से अच्छा नहीं था सर। एक एमएनसी है, कभी भी डिलीवर नहीं किया। एंड अगेन आई स्टैंड बाय द थ्योरी, जो मैं पहले भी आपको बोलता हूँ कि आई डोंट नो क्यों बहुत लोगों को ये एमएनसी का इतना इतना होता है, प्यार होता है कि बिकॉज इंडिया में इतना अच्छा कंपनीज है, आई डोंट नो क्यों करते हैं। ये नोवार्टिस इंडिया का नंबर देखिए सर, सेल्स 20% नीचे थी, एबिटा लॉस 3 करोड़ का किया फ्रॉम अ प्रॉफिट ऑफ 9 करोड़। कभी भी इसने मेरे ख्याल में, जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, नंबर्स नहीं दिए हैं। वो है एमएसटीसी सर, अ वेरी लव्ड स्टॉक इन द लास्ट फ्यू डेज बाय लॉट ऑफ पीपल, बट नंबर्स खराब थे। एबिटा 50% नीचे था, प्रॉफिट 67% नीचे था। डिशमन कार्गोजन अगेन अ स्टॉक व्हिच एवरीवन टॉक्स अबाउट, नेट लॉस था, मार्जिन 23% से 13% आ गए हैं। वोल्टाइम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट आई थिंक इन्होंने गाइडेंस दिया था कि हमारा ये क्वार्टर खराब आएगा, बट इन्होंने मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि मेरा FY21 का रेवेन्यू 600 से 650 करोड़ आएगा। तो नंबर्स वीक थे इस बार, जो पहले मैनेजमेंट में मेरे ख्याल में एडवाइस की कॉल में बोला था, बट गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। और कुछ कंपनी सर, टेक सॉल्यूशंस, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, अतुल ऑटो, इन सब कंपनीज के नंबर्स आए नहीं है सर। अगेन टेक सॉल्यूशन एक ऐसा कंपनी है, बहुत लोग बोलते हैं, पेपर के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, बट पेपर में मैंने देखा ही नहीं किसी भी जेके पेपर, तमिलनाडु न्यूज पेपर, किसी भी कंपनी का अच्छे नंबर नहीं आए हैं। वाटर बेस एबिटा 90% नीचे था। सो नथिंग ग्रेट अबाउट दिस कंपनी सर, एटलीस्ट जो नंबर्स नहीं आए हैं। अगर कुछ तोड़फोड़ नंबर मैं बोल सकूं सर कि कल रिजल्ट्स के मार्केट क्लोजिंग के बाद आया है, तो आई थिंक एक करूर व्यासा एक ऐसा नंबर दिखता है, आईटीडी सीमेंटेशन एक ऐसा नंबर दिखता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स। ओके, तो ये है आपके लिए सारे रिजल्ट्स का विश्लेषण। जो नोवार्टिस के लिए आप बोल रहे थे विदेशी कंपनियों से प्यार, ये सबसे ज़्यादा प्यार हमारे कुणाल जी का है। तो प्रॉब्लम ये, कुणाल जी ने बहुत पैसा बुराया सारे जो जिस दिन कोई अगर ऐसा एमएनसी स्टॉक 10-15% चढ़ा होता है वो उनके पोर्टफोलियो में हमेशा दिख जाता है। बट ठीक है, कभी न कभी चलते हैं और पैसा बनाते हैं, ये उनकी धारणा है। शुक्रिया वरिंदर, रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण देने के लिए। अरे अब मंडे भी और करना है, अभी रिजल्ट सीजन, मतलब आज भले खत्म तो नहीं है, चलेगा है, लेकिन जो बड़ा पीक है वो आज होने वाला है। तो आज वीकेंड के रिजल्ट्स भी, मंडे सुबह मुलाकात होगी आपसे वापस। 100% सर, तैयार है हम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो बढ़ते आगे, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। सचिन जी तो स्टूडियो में ही, बंसल जी दिल्ली से, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बाकी एक्सपर्ट्स भी, संदीप वागल साहब, सुमित जी, जैन साहब, सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर एक्शन भरपूर है, उन्हीं पर फोकस किया जाए। जैन साहब, BSE, अभी बंसल जी बता भी रहे थे कि BSE के नंबर्स बड़े दमदार है, आपका पसंदीदा स्टॉक भी रहा है, बताइए इसके लिए क्या इन लेवल्स पर खरीदारी का मौका है? नहीं, बिल्कुल है अनिल जी। देखिए, बाय ऑन डिक्लाइंस और खरीदारी का मौका तो है ही है, जिस तरीके के लेवल्स है, और जो फिर आपका फेवरेट स्टॉक रहा हुआ हो, और इनफैक्ट जिस तरीके के एक्सचेंज इकोसिस्टम के ऊपर मैं तो बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। जस्ट दैट कि BSE में देखिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं आ रहा ट्रेडिंग को लेकर, बट यस, मुझे ऐसा लगता है NSE का IPO आने वाला है, IEX चल रहा है, सारे एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स चल रहे हैं। CDSL तो ऑलरेडी माई फेवरेट, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स की ये होल्डिंग कंपनी है। सो कहीं भी दिक्कत नहीं है, जबरदस्त कैश है, जबरदस्त डिविडेंड यील्ड है, सो बिल्कुल लेना चाहिए स्टॉक को। और 240, 80, 90, 300 रुपए से लगातार रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं, बहुत वैल्यू है कंपनी में। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो तो होल्ड करे ही, और जिनको लेना है वो थोड़ा थोड़ा करके लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और रिजल्ट्स अच्छे हैं तो दैट इज अगेन
an added advantage. जी वागले साहब, आपके क्लोजिंग शो का कल का पहला स्टॉक सन फार्मा। आज खबर अच्छी है कि फाइनली विसल ब्लोअर वाले मामले में सन फार्मा इनके प्रोमोटर्स ने सेबी के साथ सेटलमेंट कर दिया है पेनल्टी भरकर। तो बताएं, सन फार्मा के लिए अच्छी खबर है, दौड़ेगा ये? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। शायद मेरे रडार पर उसी के वजह से आया था, क्योंकि ये जो खबर है ये शायद इनसाइडर्स को पता थी या शायद स्मार्ट मनी को पता थी, तो उस वजह से ये बाइंग हुआ। बिल्कुल दौड़ेगा, मेरा मानना है ये स्टॉक अच्छा चलना चाहिए। मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो मेरा काफी बुलिश है, मैं तो 4 डिजिट्स देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगले 1-2-3 दिनों में भी ये स्टॉक अच्छा चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक ये एक्सपायरी का स्टॉक हो सकता है, और मेरा डिस्क्लोजर है कि मैं ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूँ। चार्ट्स पे सब पता चल जाता है पहले से ही, ये कहना है वागले साहब का। सुमित जी, इसके साथ ही आपका फेवरेट देख लो, इसका सन फार्मा का छोटा वाला वो स्पार्क कैश वाला। मतलब रब ने बना दी जोड़ी टाइप में, तो ये तो रब जोड़ी वाला नहीं है, तो बाप बेटे टाइप वाला ऐसा मामला है। लेकिन जो सन फार्मा, हाँ फैमिली में, ऑल इन द फैमिली, तो स्पार्क भी चलेगा? बिल्कुल अनिल जी गुड मॉर्निंग। सन फार्मा चलता है तो पीछे पीछे स्पार्क चलता ही है। तो 185 के आसपास का कल का क्लोजिंग है, और स्पार्क के अंदर वैसे भी एक अच्छा अपसाइड मूव ही देखने को मिल रहा है, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसमें 195 से लेकर 200 रुपए तक का मूव स्पार्क के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ऐसा लगता है कि स्पार्क देखने को मिल जाएगा इस बारी, तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें। ओके, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। बंसल जी, आइडिया कल नतीजों पर बोर्ड बैठक है, लेकिन नतीजों पर बोर्ड बैठक से नतीजे तो कोई अच्छा आने वाले हैं नहीं, कभी आए नहीं आज तक। तो आइडिया के मतलब किसी ज़माने में आते थे, अभी की बात नहीं। तो हर महीने तो इनके सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, तो नंबर तो अच्छी नहीं आएंगे, लेकिन वो फंड रेजिंग प्लान को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, कुछ आ जाए कर जाए तो। और कल स्टॉक भागा भी है। लेवल्स बताइए क्या करना है? अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है अनिल जी स्पेस में। अगर आप देखें तो ग्रासिम भी बिल्कुल पीछे अंडर परफॉर्म करता रहा था, लेकिन क्या बढ़िया रैली दिखाई है। और कल मैंने और कुणाल जी ने इस पर 18 रुपए 70 पैसे के बड़े वाले टारगेट्स दिए हैं, और टेक्निकली एक बड़ा रिवर्सल नीचे से देखने को मिला है। तो 11 रुपए 70 पैसे जो कल के लेवल्स थे, ये लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। हल्की फुल्की करेक्शन पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और इसमें जो बड़ी वाली नेकलाइन आ रही है वो आ रही है 13 रुपए 75 पैसे, 13 रुपए 80 पैसे, 13 रुपीज 75 पैसा, 13 रुपीज 80 पैसा, जो कल सेठी साहब ने टारगेट्स भी दिए थे। ये लेवल्स तोड़ने की तैयारी कर रहा है, और जैसे ही ये लेवल टूटेंगे तो स्टॉक गोली की तरह भागेगा। बेहद बढ़िया टेक्निकल रुझान है। और अनिल जी दूसरा, ये स्टॉक अब नतीजों को नहीं, फंड रेजिंग को फोकस कर रहा है। नतीजे तो खराब नतीजे तो शायद प्राइस में डिस्काउंटेड होंगे, बट फंड रेजिंग पे अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो स्टॉक भागेगा। इन स्तरों पर करेक्शन पर एक्यूमुलेट करना है। 11 रुपीज 70 पैसा का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय एंड होल्ड करें। ओके, ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर राय। चलिए अब एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए शुभम जी से। शुभम जी गुड मॉर्निंग। इंडिगो, सरकार ने एयरफेयर 10 से 30% मतलब हवाई किराया बढ़ाने की मंजूरी दी। वो ATF के दाम बढ़े उस वजह से, लेकिन मंजूरी मिल गई है। और इंडिगो 28 मार्च से 22 नई फ्लाइट भी शुरू करने जा रही है। मतलब दोनों ही खबरें अच्छी है। चार्ट बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। इंडिगो को अगर हम देखें तो कुछ समय से इंडिगो एक कंसोलिडेशन में रहा है, और उस कंसोलिडेशन के बिल्कुल सपोर्ट के लेवल पे अब जाकर के प्लेस्ड है। और जो शॉर्ट पोजीशंस थे उसमें भी हमने देखा कि पूरा कवरिंग हो चुका है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक पूरा यहाँ से एक रिवर्सल के लिए ड्यू है, और यहाँ से एक रिवर्सल हमें इंडिगो में जरूर आते हुए दिखना चाहिए। तो मेरी राय में यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड बनाने का राय होगा। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1580 पे, और पोजिशनली अगर हम इसको 3 से 4 दिन का समय दें तो मुझे लगता है 1750 तक के इसमें लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए इंडिगो पे खरीदारी की राय। ओके, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से इंडिगो में कर सकते हैं आप खरीदारी, ये है आपके लिए। अच्छा, जो खराब रिजल्ट्स आए वो है अशोक लेलैंड। सचिन जी बहुत ही जोर से गिरने की तैयारी में आज, मतलब इतने खराब रिजल्ट भी कोई कैसे दे सकता है, वो भी इस तरह के माहौल में। क्या करें? अनिल जी प्राइस पे ऑनेस्टली जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है 135 के आसपास उसने एक सपोर्ट तो मेंटेन किया है, बट अगर ये सपोर्ट ब्रीच हो जाता है 133 या 133 अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है नीचे मेजर सपोर्ट 123 के आसपास का ही है। सो 10 पॉइंट की गिरावट इमीडिएटली आ सकती है 133 के नीचे। 123 का 123 तक भी बहुत है। 123 तक मतलब कितना 12-13 रुपया, 13 रुपये 12 रुपये। हाँ तो भी हाँ
₹12 का मतलब हो गया कितना, 8-9%। ऑलमोस्ट। अरे थोड़ा कम गिराओ। अच्छा 123 तक एक करेक्शन पूरा कर सकता है, ठीक है। अच्छा लॉन्ग पोजीशन पे स्टॉप लॉस क्या रखना है, 123 ही? 133, ओके ठीक है, परफेक्ट है। कुणाल जी, कल का आपका पीएल पीरामल एंटरप्राइजेज आज है ना, इस पे थोड़ा एक अच्छा अपग्रेड आया है, रिपोर्ट ठीक आई है इस पे, आपको समर्थन देने के लिए सिटी ने कहा है टारगेट बढ़ा दीजिए 1730 से 1890। आपका टारगेट आपको बढ़ाना है, सेम रखना है? देखिए, सबसे पहले अनिल जी गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग दीपांशु को, अनिल जी आपको और सारे हमारे पैनल के नौजवानों को अनिल जी वैलेंटाइंस डे की अग्रिम बधाई अनिल जी। सबने अनिल जी इतनी लाल टी शर्ट पहन ली है, कहीं बाजार इससे गलत संकेत ना ले अनिल जी, बस यही खतरा है। नहीं कोई है ना हमारे पास में शुभम जी बैलेंस करने के लिए, ऑड मैन आउट। शुभम जी पूरी तरह से विरोध दिवस में काले कपड़े पहन गए, अभी पता नहीं कलर कोई भी, यहाँ से तो काला ही दिख रहा है हमको। तो इसलिए चिंता न करें, एक टीका है, जानकारी नहीं थी, एक टीका है जो हमारी खूबसूरती बढ़ा रहा है। जरूर चेंज करके आऊंगा। नहीं जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखे तो एक काले टीके की भी उतनी अहमियत है, तो उसे आप कॉम्प्लीमेंट मानिएगा शुभम जी, मतलब आपकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है इन सब लाल के बीच में। जी वागले साहब कुछ कह रहे हैं। जी वागले साहब, आपको नौजवान कह दिया इन्होंने कुणाल जी ने। अनिल जी, मैं कुणाल जी से पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूँ, हम दोनों को थैंक यू कहना चाहिए, और उनको ये बताना चाहता हूँ कि लाल कलर जो है वो बुल्स को ज्यादा चेतावनी देता है, ज्यादा इंस्पिरेशन देता है, भड़काने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। लाल कलर देख के तो बुल्स भड़कते हैं जी, तो अब आज ना भड़के तो कब भड़केंगे फिर भगवान जाने। बताइए सर, कुणाल जी को मैंने पूछा था पीएल, हाँ पीरामल बताएं सर। अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है, मैंने और राकेश जी ने कल भी खरीदारी की राय दी थी अनिल जी। इसमें देखिए एक मेजर लेवल है 1600 का, 1600 के ऊपर टिका हुआ है, तो जो 1725 का हमारा टारगेट है वो बिल्कुल कायम है, वहां तक स्टॉक जाना चाहिए, और 1725 पार हुआ तो और ऊपर के लेवल्स पे आते हुए देखेंगे। स्ट्रक्चर अच्छा है, 1600 पर सपोर्ट है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आ चुका है, तो हमारी खरीदारी की राय अभी भी कायम है। ओके, तो पीरामल एंटरप्राइजेज में खरीदारी करने की राय बरकरार।